नमस्कार दोस्तों। साल 1947 देश आज़ादी के नज़दीक था बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था। 1947 15 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे अनाउंसमेंट हो रहा था देश की आज़ादी का, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले कुछ और ही चल रहा था। दरअसल चल क्या रहा था कि लोगों के अंदर एक चीज दिमाग में चल रही थी कि भाई देश आज़ाद हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ कैसे रहेंगे। और ये कुछ कट्टरपंथी लोग थे जिनकी इस तरीके की सोच थी, इस तरीके की मानसिकता थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे थे और इसमें खास रोल अदा किया किसी एक शख्स ने। उस शख्स का नाम था जिन्ना। एक चीज आप लोगों के लिए बता दूं कि जिस शख्स ने, जिस जिन्ना ने ये टू नेशन थ्योरी वाली बात की कि हिंदू मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते, उस जिन्ना के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो इस्लाम की दुआई देता, जो मुस्लिमों के लिए एक अलग थ्योरी बनाना चाहता था, वो खुद कैसा शख्स था। वो खुद एक ऐसा शख्स था जिसने एक भी दिन अपनी पूरी जिंदगी में कभी जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। वो शराब पीता था, सिगरेट पीता था, सुअर का मांस खाता था, सब कुछ खाता था। ऐसे शख्स पर कैसे मुस्लिम भाइयों ने भरोसा किया कि भाई ये हमारे लिए कुछ अच्छी सलाह दे सकता है, और उसी का आज परिणाम है जो पाकिस्तान भुगत रहा है। दरअसल होता क्या है कि आज़ादी के ठीक एक दिन पहले इन लोगों ने फैसला कर लिया कि भारत का बंटवारा होगा, हिंदू अलग रहेंगे, मुसलमान अलग रहेंगे। और आज़ादी के एक दिन पहले ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग रहेंगे, देश का बंटवारा होगा, देश दो हिस्सों में बटेगा, एक हिस्सा मुसलमानों के लिए दिया जाएगा, एक हिंदुओं के लिए दिया जाएगा। और ठीक अगले दिन 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली के लाल किले से ये अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, आज से भारत आज़ाद है। अंग्रेज अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, भारत को दो हिस्सों में बंटवा देते हैं। पाकिस्तान अपनी तरफ चला जाता है, हिंदुस्तान अपनी तरफ चला जाता है। बहुत सारे मुस्लिम भाई ऐसे भी थे जो हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलजुल के रहते थे, और उन्हें पता था कि हम यहाँ सुखी हैं, भाइयों से हम मिलजुल के रहते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं नहीं जाते, हम यहीं रुक जाते हैं। और बाकी कुछ लोग जो कट्टरपंथी सोच वाले थे वो लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। इस तरीके से देश का बंटवारा हो जाता है। अब यहीं से शुरुआत होती है। अब आप देखिए कि यहीं से शुरुआत होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग जब हो जाते हैं तो हिंदुस्तान में क्या चल रहा था और पाकिस्तान में क्या चल रहा था, इन दोनों चीजों पर विचार करते हैं। और आज कौन कहां तक पहुंचा, इस चीज तक आते हैं हम शुरुआत से। दरअसल होता क्या है कि बंटवारा होने के बाद, देखिए जब स्टार्टिंग में बंटवारा होता है, दो देश अलग अलग होते हैं। अगर हम घर में भी बंटवारा करते हैं, दो घर अलग अलग बांट लेते हैं, तो बहुत सारी घरेलू चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं होती है, जोड़ने में हमको टाइम लगता है। तो इसी तरीके से जो है भारत ने सोचा कि अब हम अपने विकास की तरफ आगे बढ़ें, और भारत ने धीरे धीरे करके अपनी जरूरतों को पूरा किया। क्या क्या हमारे देश के मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, उन सारी चीजों को पूरा करने में लग गया। वहीं पाकिस्तान की वही कट्टरपंथी सोच थी। हमने 2 फैक्ट्रियां लगाई हिंदुस्तान में, हमने 2 फैक्ट्री लगाई, उनने 2 आतंकवादी पाले। बस यहीं से विचारधारा अलग हो जाती है। हिंदुस्तान में 2 फैक्ट्री लगी, पाकिस्तान ने 2 आतंकवादी पाले। हिंदुस्तान की सोच क्या थी कि आज अगर हम 2 फैक्ट्री लगाते हैं, इनसे हमें कुछ आमदनी होगी, तो हम 4 लगाएंगे, फिर 10 लगाएंगे, फिर 50 लगाएंगे, इससे हमारे देश का विकास होगा। पाकिस्तान की सोच क्या थी, जो कट्टरपंथी लोग थे उनकी सोच क्या थी कि हमने यार 2 आतंकवादी पाल लिए, जब जरूरत पड़ेगी तब पड़ोसी मुल्क में जाके हमला करवा देंगे और हमारा नाम भी नहीं आएगा। इसलिए उन्हें ये सोच के पाल लिए। अब होता क्या है, कुछ दिन के बाद हमारी 2 फैक्ट्री 2 से 4 हो जाती हैं, उनके 2 आतंकवादी 2 से 4 हो जाते हैं। हमारी फैक्ट्रियां 10 होती हैं, उनके आतंकवादी 10 हो जाते हैं। हमारी फैक्ट्रियां 50 होती हैं, उनके आतंकवादी 50 हो जाते हैं। और हमारी फैक्ट्रियां 500 होती हैं और उनके आतंकवादी 500 हो जाते हैं। अब कुछ बदलाव आता है। बदलाव क्या आता है? बदलाव ये आता है कि हमारी जो 1000 फैक्ट्रियां थी और उनके 1000 आतंकवादी थे, बार बार आते रहे हमारे हिंदुस्तान में आकर। उन्हें कई बार अटैक किया, कई बार हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। कभी मुंबई ब्लास्ट हुआ, कभी ट्रेनों में हादसे हुए, कभी अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, तो कभी हमारी पार्लियामेंट पर हमला हुआ। और हम सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, जितना हो सका उतना हम जवाब देते रहे और बर्दाश्त करते रहे। लेकिन हम अपने स्वाभिमान से और सम्मान से जीने वाले आदमी थे। हमारी एक परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम।
हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, प्यार मोहब्बत से रहना जानते हैं और हम उसी रास्ते पर चलते रहे, लेकिन सामने वाला हमको कमजोर समझता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हम अपने अंदर महसूस करते रहे कि हम अभी कहीं से कमजोर हैं और उस कमजोरी को दूर करने में लगे रहे, धीरे धीरे अपना विकास करने में लगे रहे। और उनके यहाँ जो आतंकवादी पनपते थे, धीरे धीरे आतंकवादियों की जरूरतें बढ़ती रहीं। हमारे पास 10 फैक्ट्रियों से हमें या 1000 फैक्ट्रियों से हमें जो इनकम होती थी, उससे हम अपने पूरी आवाम को खुश रखते थे, अपनी व्यवस्थाओं को संचालित रखते थे और अपने डिफेंस का जो हमें आतंकवादियों से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत थी, धीरे धीरे हम कुछ कुछ करके वो भी खरीदते रहते थे। तो ये हम लोग करते थे। लेकिन उनके यहाँ क्या होता था, उनके जो 1000 आतंकवादी थे वो कमा के तो कुछ देते नहीं थे, बल्कि सरकार उनको देती थी। जो बजट सरकार का होता था उसमें से उनको भी देना पड़ता था। आवाम भले ही बाढ़ में जाए लेकिन उनको देना पड़ता था। तो ये धीरे धीरे करके सिलसिला बढ़ता गया और आज हमारे देश में अगर देखा जाए तो हजारों और लाखों की तादाद में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिजनेस हमारे यहाँ हैं। और अब तो हमारा देश इतना विकास कर चुका है कि आज आप देख सकते हैं कि हम दुनिया की एक चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और हमारे पास सारी चीज़ों माने कहीं से कहीं तक किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि पाकिस्तान में जितने हमारे यहाँ बिजनेस बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है, या जितने हमने मिल फैक्ट्री कारखाने लगाए हैं, जितने हमने अपने युवाओं को रोजगार दिया है, जितना सब कुछ दिया है, उतना ही उनके यहाँ जरूरतें बढ़ती गई, आमदनी नहीं बढ़ी एक पैसे की भी। अब उनका जो भी इनकम सोर्स था उसमें से आधा उनको सेना को चाहिए, आधा उनके आतंकवादियों को चाहिए, आधा उनकी पोजीशन पर बैठे सत्ता में बैठे नेता मंत्रियों को चाहिए और आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। पैसा आता कहाँ से है? आवाम का खून चूस के पैसा लिया जाता है और बड़े बड़े दहशतगर्दों में उसको बांट दिया जाता है। अब बात बढ़ती है आगे बात बढ़ती है कि हमारी 1000 फैक्ट्री, उनके 1000 आतंकवादी। हमारी 1000 फैक्ट्रियों पर भी हमारा कब्जा था, लेकिन पाकिस्तान के 1000 आतंकी थे, उन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू किया। उनकी समझ में आ गया कि ये लोग हमें कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हमसे पैसा भी कमा रहे हैं। दूसरे मुल्कों को भी अगर कहीं दहशतगर्दी करवाना हो तो उनसे फंडिंग ले रहे हैं और इनको भेज रहे हैं लड़ाई झगड़ा आतंकवाद फैलाने के लिए, ये सब करने के लिए। तो ये चीज उन लोगों को पता चल गई। जब उनको पता चली तो धीरे धीरे वो हावी होने लगे। अब एक सिस्टम आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में क्या है सिस्टम, एक जो है हमारा डेमोक्रेसी है हमारे देश में। अगर हम जो है किसी भी नेता मंत्री को एक कुर्सी पर बैठाते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं, उनके अंडर पूरा देश चल रहा है, तो जो भी हमारी समस्या होती है हम उनसे कहते हैं। अगर विदेशों से लेकर कोई जंग जैसी कोई समस्या होती है तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, पूरी सेना, सारे लोग मिलकर बैठ के आपस में उसको जो है डिसाइड करते हैं कैसे क्या करना है, कैसे माने सारी चीजें। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम अलग है। वहां जितना प्रधानमंत्री को पावर है उससे ज्यादा पावर वहां की सेना को है। प्रधानमंत्री सेना के जूते चाटने में लगा है और सेना उन आतंकवादी संगठनों के जूते चाटने में लगी है। ये सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की बर्बादी के। लोग कहते हैं पाकिस्तान बर्बाद क्यों है? पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जिनको कोई फॉलो करने वाला नहीं है। वहां आर्मी अपनी मनमानी करती है, सरकार अपनी मनमानी करती है और दहशतगर्द अपनी मनमानी करते हैं। और इस सब के बीच में जनता का बुरा हाल है। होता क्या है, अभी देखिए 4 दिन की जंग हुई, बातें बड़ी लंबी लंबी आंकते हैं, अरे हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम एटमी पावर हैं। अरे एटमी पावर तो हम भी हैं, लेकिन हमने तो आज तक नहीं कहा कभी कि हम एटम बम चला देंगे, कि हमारे पास एटम है, कि हमारे पास कुछ नहीं कहा हम लोगों ने। हम कुछ करते ही नहीं है। हमको जो करना होता है चुपचाप करके आते हैं, अपना रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। तुमने इतना आतंकवादी, इतना शोर शराबा सोशल मीडिया पे, और ये सारे जीते नहीं हो, जीत का जश्न मना लिया। वो आसिम मुनीर, इतने साले बैच बिल्ले लगा दिए तुमने, इतने सारा जिंदगी में एक युद्ध लड़ा नहीं है, एक युद्ध जीता नहीं है, इतने सारे बैच बिल्ले कहाँ से लग गए हैं? ऐसे तो बाजार में मिलते हैं 10-10 रुपए में, खरीद के लटका लो, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। अरे आर्मी चीफ, अब तो उसको फील्ड मार्शल भी बना दिया गया। क्या कर लिया? फील्ड मार्शल बन। साला जंग में हार के भी कोई फील्ड मार्शल बनता है? अरे फील्ड मार्शल बनता है, तुम कोई बड़ी जंग जीत के आते तब तुम्हें प्रमोशन मिलता, तब तुम फील्ड मार्शल बनते। ऐसे कैसे फील्ड मार्शल? अपने आप से ही फील्ड मार्शल बन गए। लेकिन वजह वही है कि भाई प्रधानमंत्री का कोई लेवल ही नहीं है,
वहाँ तो सेना की चलती है, सेना का गुलाम है प्रधानमंत्री, सेना आतंकवादियों की गुलाम है, जहां भी देखो आतंकवादियों के पीछे खड़ी दिखती है सेना। अब आज के अगर ताजा हालात देखे जाएं तो ताजा हालात ये है, मैन अगर देखते हो तो ताजा हालात ये है कि वहां जितने आतंकवादी इन लोगों ने पाल रखे थे वो आतंकवादी इनके लिए सरदर्द बन गए हैं। क्यों कि अब उनको कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना के जितने सैनिक मरे थे, पाकिस्तान सरकार ने उन सैनिकों की लाश लेने से मना कर दिया था। क्या इज्जत होगी तुम्हारी सेना की? अरे हिंदुस्तान में अगर आर्मी का एक कुत्ता भी मर जाता है तो उसको भी पूरे सम्मान के साथ उसको लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस पर तिरंगा डाला जाता है। ये सम्मान होता है, ये सम्मान है हिंदुस्तान की आर्मी का कि जब तक हमारी आर्मी का एक सिपाही भी बॉर्डर पे खड़ा है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी नजर करके देख जाए। ये सम्मान होता है आर्मी का। ये तुमने इतने मेडल लगाए ना, इससे ज्यादा मेडल लगा के हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले घूमते हैं। और पाकिस्तान की आवाम को भी मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान की आवाम को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, 1 मिलियन का लोन मिल गया है IMF से। ये 1 मिलियन का जो लोन मिला है इसमें कुछ शर्तें हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को जानना जरूरी है। IMF ने लोन तो दिया है लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी हैं कि आप बिजली के बिल बढ़ाओ, पेट्रोल का रेट बढ़ाओ, डीजल का रेट बढ़ाओ, गैस का रेट बढ़ाओ, उससे जो आमदनी होगी उससे मेरा कर्ज चुकाना। फ्री में नहीं दिया किसी ने, अगर दिया है तो लेगा भी। उसने दे तो दिया, अब तुम वापस कहाँ से चुकाओगे? ये सारा कुछ जो दिया, 1-1 करोड़ ने आतंकवादी के परिवारों को बांट दिया कि भाई जिसका एक सदस्य मरा है उसको 1 करोड़ दिए जाएंगे। बांट दिया, सेना में बांट दिया, अफसरों में बांट दिया, नेता मंत्री खा गए, बची जनता। जनता के लिए कुछ नहीं, जनता भुखमरी के कगार पर है कि बच्चे भूखों मर रहे हैं, उनका कोई सोचने वाला नहीं है। और अब जो पटाने की बारी आएगी तो सारा पैसा जनता से वसूला जाएगा। ये जो इतनी रेटें तुम्हारे यहाँ महंगी हो रही हैं उसका कारण यही है। और याद रखो, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत इतना सक्षम है कि अगर 1 साल भी युद्ध चलता रहेगा तब भी वो झेल सकता है सब कुछ। लेकिन आज भी तुमको शर्म नहीं है। तुम जहां खड़े थे, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, आज हम उसी दिन आज़ाद हुए थे, तुम भी उसी दिन आज़ाद हुए थे। आज हम कहाँ खड़े हैं और तुम कहाँ खड़े हो? तुम कटोरा लेके भीख मांग रहे हो और किसी को फोन लगाते हो तो लोग फोन नहीं उठाते हैं कि ये हमसे कुछ मांगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर फोन लगाते हैं किसी को तो उसको लगता है यार मेरे तो किस्मत खुल गई, मेरे तो भाग्य खुल गए कि मोदी जी जैसा शख्स मुझे फोन लगा रहा है। तो ये होता है। रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान आबाद है, आबाद रहेगा। और हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत से रहना जानता है और जो उसके साथ दखल अंदाजी करता है उसको जवाब देना भी जानता है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्त मित्रों के साथ भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।